हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ जी के जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज आप देखने वाले हैं बिहार एसएससी जी के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 61। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी। दोस्तों, सतलज नदी का भारत में उद्गम नहीं है। तो दोस्तों, सतलज निकलती कहाँ से है? तो दोस्तों, सतलज नदी यह तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राकस्थाल से निकलती है और सतलज नदी शिवालिका श्रेणी को पार कर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। वहीं पर दोस्तों, ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड है। वहीं पर दोस्तों, आपका चिनाब नदी, तो दोस्तों चिनाब नदी यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। वहीं आपका रावी नदी, तो दोस्तों रावी नदी यह कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। वहीं दोस्तों, आपका सिंधु नदी, तो सिंधु नदी ये मानसरोवर झील के पास सनोखिया बाब हिमनदी से निकलती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिडेकी युकावा ने। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज हिडेकी युकावा ने किया था। दोस्तों, परमाणु बलों से संबंधित आपका नाभिकीय बल कहते किसे हैं? तो दोस्तों, परमाणु के अंदर नाभिक में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, जिसमें कि दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसे कि नाभिकीय बल कहते हैं। दोस्तों, वहीं परमाणु संरचना का अध्ययन, तो दोस्तों परमाणु संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। वहीं दोस्तों, परमाणु विखंडन सिद्धांत, तो परमाणु विखंडन सिद्धांत को ओटा हॉर्न ने दिया था। वहीं दोस्तों, परमाणु का विखंडन सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, परमाणु विखंडन का सिद्धांत दिया था ओटा हॉर्न ने। दोस्तों, वहीं आपका आ जाता है, परमाणु भट्टी को किसने बनाया? तो दोस्तों, परमाणु भट्टी को सर्वप्रथम एनरिको ने बनाया था। वहीं दोस्तों, परमाणु बम सर्वप्रथम रॉबर्ट ओपन हीमर ने बनाया था। वहीं दोस्तों, आपका जेसी बॉस, तो दोस्तों जेसी बॉस ने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। वहीं आपका जे थॉमसन, तो दोस्तों जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों के समान होती है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, इनमें से कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हाइड्रोजन गैस यह ज्वलनशील गैस है। दोस्तों, वहीं हाइड्रोजन इनको आवर्त सारणी के वर्ग एक में रखा गया है और हाइड्रोजन जो है यह हल्की गैस है, जिसे कि भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। दोस्तों, द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से आपका ओ धातु, दोस्तों यहाँ पर ओ धातु होगा, ओ धातु धनायन बनाती है, यह कथन आपका गलत है। यहाँ पर ओ धातु होगा सर। दोस्तों, जो तत्व धातुओं की भांति व्यवहार नहीं करता है वह ओ धातु कहलाती है। दोस्तों, ओ धातु को आवर्त सारणी में दाईं ओर रखा गया है और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 ओ धातु हैं, जिसमें से
11 गैस हैं और एक द्रव है और शेष 10 ठोस है। तो वहीं दोस्तों धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है। दोस्तों थर्मल पावर प्लांट गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के रूप में फ्लाई ऐश का उत्पादन करता है। फ्लाई ऐश चूर्णित कोयले के दहन से थर्मल पावर प्लांट से उत्पन्न अपशिष्ट उपोत्पाद सामग्री है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश में संचरित होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीधी रेखा। दोस्तों प्रकाश संचरित होता है सीधी रेखा में। दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो कि न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के प्रकाश के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और ये सीधे रेखा में गमन करते हैं। दोस्तों वहीं प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत, तो प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था थॉमस यंग ने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव आहार में किस विटामिन की कमी होने से शुष्कापीक्षाक जीरोप्थेलेमिया नामक रोग होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। दोस्तों विटामिन ए से होने वाले रोग आपका जीरोप्थेलेमिया यानी कि रतौंधी रोग है। और दोस्तों वहीं यदि विटामिन बी1 की बात करेंगे तो दोस्तों विटामिन बी1 के कारण होने वाली रोग है बेरी। और वहीं आपका विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग हैं स्कर्वी रोग। और वहीं आपका विटामिन डी, तो दोस्तों इनकी कमी से होने वाले रोग हैं आपका रिकेटस। और दोस्तों वहीं आपका विटामिन के, तो दोस्तों विटामिन के की कमी के कारण होने वाले रोग हैं आपका खून का थक्का नहीं जमना। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों एप्सम लवण यह मैग्नीशियम का यौगिक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक्टिनाइड श्रेणी में 14 तत्व में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थूलियम। दोस्तों एक्टिनाइड श्रेणी में से आपका 14 तत्वों में से आपका इस श्रेणी का सदस्य थूलियम नहीं है। दोस्तों थूलियम जो है यह लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं और सेवाओं पर कर यह प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दोस्तों प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अंतिम रूप से भुगतान उसी को करना पड़ता है, जैसे कि निगम कर, आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर, व्यय कर इत्यादि, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। दोस्तों वहीं अप्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है किसी पर और अंतिम रूप से भुगतान उपभोक्ता को करना पड़ता है, जैसे उत्पादक शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, जीएसटी इत्यादि। दोस्तों भारत में 1 जुलाई
2017 ईस्वी से जीएसटी लागू किया गया है। दोस्तों जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस देश है, जिसने कि 1954 ईस्वी में जीएसटी को लागू किया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, इन कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं। ये कथन सही कथन नहीं है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, नायपीड़ा किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। दोस्तों नायपीड़ा यह म्यांमार देश की राजधानी है। आपका अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बृहत्तम भाग जिसे जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। दोस्तों सूर्य के समय दिखाई देने वाला बृहत्तम भाग जिसे कि सूर्य का मुकुट भी कहते हैं, वह भाग है आपका प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1919। दोस्तों भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अधिनियम 1919 के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों प्रथम बार इस एक्ट के द्वारा ही केंद्रीय सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया। दोस्तों 1919 के अधिनियम द्वारा ही पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम द्वारा लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया था। दोस्तों इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को भारत में मतदान देने का अधिकार दिया गया था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।